न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर अभी भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतरे हुए तमाम प्रदर्शनकारी प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है, विरोध जाहिर कर रहे हैं। आरओ परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कमेटी बनाने से नहीं मानेंगे ये अभ्यर्थी, इनका कहना है। साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। तो देखिए, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज 5वां दिन है, 5वें दिन भी प्रदर्शन जारी है अभ्यर्थियों का प्रयागराज में। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई दौर की बातचीत विफल हो चुकी है, ये अभ्यर्थी मान नहीं रहे हैं। हालांकि देखिए, कुछ अभ्यर्थी इनमें से ऐसे हैं पीसेस वाले जो कि मान गए हैं। और इस बीच अगर हम बात करें, कुछ दूसरे अभ्यर्थी जो है यहाँ पर अभी भी बने हुए। इस बीच देखिए, पुलिस बल अभी भी यहाँ पर बरकरार रखा गया है। आरओ परीक्षा को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आरओ के जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और पुलिस बल अभी भी यहाँ पर तैनात है। चूंकि ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि अभी फिलहाल तो कुछ हद तक, कुछ परसेंट ये जो प्रदर्शन है ये कम हुआ है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर संख्या बल अचानक से एकाएक प्रदर्शनकारियों की बढ़ जाए। इसीलिए किसी भी तरह का अगर हम देखें तो एडजस्टमेंट नहीं करने के लिए तैयार है पुलिस प्रशासन। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते हैं और इसीलिए लगातार यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया हुआ है अभ्यर्थियों को नियंत्रित करने के लिए। देखिए, इससे पहले पुलिस बल का प्रयोग भी किया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस वालों ने ऑफिशियली इस बात को मानने से खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन तस्वीरों में इस बात को हमने देखा कि किस तरह से बल प्रयोग भी हुआ अभ्यर्थियों के साथ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, आयोग के दफ्तर की तरफ पहुंचने की कोशिश उन्होंने की। इस बीच पुलिस वालों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग की गई। बैरिकेडिंग फांद कर ये लोग आगे की तरफ बढ़े, तब इन्हें रोका पुलिस वालों ने। पुलिस प्रशासन ने इनके साथ बल प्रयोग भी किया। देखिए, प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तमाम जो पुलिस वाले इस वक्त इन्हें समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं और स्थिति आप देख सकते हैं। देखिए, अभी भी जस की तस ये स्थिति बनी हुई है और क्या क्या डेवलपमेंट इसमें होंगे, इस बाबत भी आपको पल पल की अपडेट हम न्यूज इंडिया पर दे रहे हैं। प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, संगम नगरी इलाहाबाद से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आरओ परीक्षा को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। परीक्षा के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, ये चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो, एग्जाम हो। फिलहाल कमेटी बना दी गई है और ये कहा जा रहा है कि कमेटी बन गई है, अब यहाँ देखा जाएगा। हालांकि इस बात से ये लोग राजी नहीं हुए हैं, अभी भी ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं और इनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम बिल्कुल भी बटेंगे नहीं, अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। कमेटी बनाने से भी नहीं मान रहे अभ्यर्थी और समझाने की लाख कोशिश की जा रही है। हालांकि जो पीसीएस अभ्यर्थी हैं वो यहां से फिलहाल हट गए हैं, लेकिन जो आरओ परीक्षार्थी हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर। नारेबाजी हो रही है, हो हल्ला हो रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी भी हुई है। रात के वक्त मोबाइल की लाइट, मोबाइल की टॉर्च में प्रदर्शन हो रहा है। नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, स्थिति क्या है, जरा विस्तार में समझाइए। जी देखिए, पिछले
4 से 5 दिन हो गए हैं और जो प्रयागराज में जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन इसमें देखिए कई चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, जो कि शायद जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्र भी, जो प्रतियोगी छात्र हैं वो भी नहीं समझ रहे होंगे, या जो लोग इस बारे में जान रहे हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है जिस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, या फिर आयोग ने जो ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें क्या कुछ है, ये समझने वाली बात है, टेक्निकल चीज़ है। और इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्कर्ष जी, जो इस पूरी बात को छात्रों को समझाएंगे और किस तरह से नुकसानदेह है या क्या कुछ फ़ायदे हैं जो आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, या छात्र को क्या परेशानी है इस नोटिफिकेशन से। तो तमाम चीज़ें हम उत्कर्ष जी, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नॉर्मलाइजेशन और किस तरह से परसेंटाइल, क्या कुछ है ये सब चीज़ें जो छात्र को समझना चाहिए जो परीक्षा दे रहे हैं। मैं सबसे पहले सबको नमस्कार करना चाहूँगा। नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है यूपी लोक सेवा आयोग का पहला मुद्दा है। अभी तक कोई परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत लागू हुआ हो। ये जो नोटिफिकेशन आया है आयोग का, वो आया है 2 परीक्षाओं के लिए आया था, मुख्यतः पीसीएस और आरओ के लिए। पीसीएस का मामला तो अब खत्म हो गया क्योंकि उसको अब एक शिफ्ट में ही आयोजित किया जाएगा हमेशा, क्योंकि कल शासनादेश भी इस संदर्भ में आ गया है। अब आरओ, जो कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस जितनी लोकप्रिय परीक्षा है उतनी ही लोकप्रिय आरओ की भी परीक्षा है, उसके लिए ये आयोग ने बताया है कि 3 शिफ्ट में परीक्षा होगी। हालांकि कल आंदोलन के बाद आयोग ने एक नोटिस नया दिया है जिसमें यह बताया है कि एक समिति बैठा रहे हैं, वो समिति तय करेगी कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा, क्या वो प्रश्न चिन्ह उसमें लगा हुआ है। लेकिन ये जो नोटिस है ना, वो बताती है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा क्या है, ये परसेंटाइल स्कोर किस तरीके से निकाला जाएगा और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, ये 2 अलग अलग बातें हैं। पहली बात को आयोग ने क्लियर किया है, दूसरी बात को क्लियर नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आईआईटी जेईई में यही फार्मूला लागू होता है और उसको दूसरी स्लाइड में आपको मैं समझाना चाहूँगा, ठीक है ना। हाँ, इस स्लाइड में आपको समझाना चाहूँगा कि कोई भी परीक्षा है, मान लीजिए शिफ्ट 1 है ये और शिफ्ट 2 है ये। थोड़ा सा समझिएगा इसको, बहुत आसानी से मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए इस शिफ्ट में 100 छात्र बैठ रहे हैं और दूसरी शिफ्ट में 110 छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। क्योंकि आयोग ने जो फार्मूला दिया है, आपने देखा अभी, उसमें भाग दिया जा रहा है या फिर मेंशन किया जा रहा है कि कितने कैंडिडेट्स परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो मुद्दा यह है कि दोनों ही जो शिफ्ट होंगे उसमें समान कैंडिडेट्स तो आएंगे नहीं, उसमें अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे। इस वजह से एक बड़ा अंतर परसेंटाइल स्कोर में भी आएगा और बड़ा अंतर फिर नॉर्मलाइजेशन करने में भी आएगा। यानी कि ये कहा जाए कि अगर किसी शिफ्ट में 50,000 छात्र बैठ रहे हैं, किसी में 25,000 बैठ रहे हैं, तो इसका फर्क उस स्टूडेंट्स के ऊपर आएगा जो कि परीक्षा दे रहा है। इसमें उसका नुकसान हो रहा है और भविष्य उसका अंधकार में जा रहा है कि अगर उसके में कम कैंडिडेट बैठ रहे हैं तो नुकसान में है और ज्यादा कैंडिडेट उसके साथ उस शिफ्ट में बैठ रहे हैं तो फायदे में है। कुछ इस तरह का नहीं, उसके लिए मैं अलग से आपको बता दे रहा हूं कि मान लीजिए ये शिफ्ट है और दूसरा शिफ्ट है, ठीक है। हम परसेंटाइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये बात कर रहे हैं कि इसमें क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स, मान लीजिए मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इस वाले में ज़्यादा हो गए, ठीक है। मेरिटोरियस मतलब पढ़ने बहुत ज़्यादा जिनकी अच्छी तैयारी है और ये पेपर में सब अच्छा करेंगे तो मेरिटोरियस हैं, इसकी मेरिट चली आएगी हाई। और यहाँ पे जो है कम अंक पाने वाला, मान लीजिए कमज़ोर छात्र इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है, मेरिटोरियस कम है, तो यहाँ पे जो कम अंक वाले हैं उनका परसेंटाइल स्कोर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे इनके बराबर या इनसे कम पाने वाले या इनसे अधिक पाने वाले, उनका परसेंटाइल स्कोर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा इनके तुलना में, जबकि अंक इनके इससे कम थे, परसेंटाइल इनका ज़्यादा हो जाएगा। यही मेन मुद्दा है इसका। 120 अंक पाने वाला है, यहाँ पर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है 95 भी पा रहा है, ठीक, पर ये अंक में अगर मेरिट बनती है तो ये ऊपर चला जाता है, जो कि न्यायपूर्ण है। एक ही पेपर में ये हो सकता है।
दो पेपर हैं तो कोई 120 पाएगा। तो इस वाले पेपर में हमने आपको जैसा बताया कि क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा हैं, मेरिट हाई जाएगी। इसमें कमज़ोर छात्र ज़्यादा हैं, मध्यम एवरेज छात्र ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से 95, 98 इस तरीके से अंक ज़्यादातर लोग पाएंगे। यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट हो गया। मान लीजिए इसमें कट ऑफ 120 चली जाती है और इसमें कट ऑफ 95 चली जाती है, तो इस शिफ्ट वाले छात्रों का फायदा हो गया सीधा। जो कम नंबर पाया उसका फायदा हो जाएगा, जो ज्यादा नंबर वाले हैं और पढ़ाई भी ज्यादा की है उनको नुकसान होगा। हो सकता है वो बाहर ही हो जाए। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो इस समय आयोग ने, जो छात्रों की मांग है, जो नोटिफिकेशन जारी है या जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, वो इसको इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि ये 95 नंबर पाने वाले छात्र का सिलेक्शन हो जाएगा और जो 120 पाया है, यानी तो ये भी ज्यादा सर आप पढ़ाई की है, समझने जानने की इसके कोशिश कीजिए कि तमाम बातें तो आयोग को भी पता होंगी, बावजूद इसके वो क्यों छात्रों की बातों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत इसमें आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम बातें तो आयोग को भी पता होगी, तो काहे वो कंसीडर नहीं किया जा रहा है इन सब बातों को जो आप बता रहे हैं? नहीं, उसी की डिमांड छात्र कर रहे हैं। आयोग क्या है कि जो एसओपी है, कल आपने देखा शासनादेश भी आया। शासनादेश में जो बात रही है, एसओपी की जो बात रही है, उसमें यह है कि 5 लाख से अगर अधिक कैंडिडेट्स हैं, सरकार ने जो एसओपी शासनादेश जारी किया था उसमें जो नियम बनाए हैं सभी संस्थाओं के लिए, वो ये है कि 5 लाख से अधिक कैंडिडेट्स हैं तो एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, ताकि नकल रोकी जा सके और पेपर आउट जो खतरा है वो रोका जा सके। ये सरकार का तर्क है। उसमें तमाम कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे 10 किलोमीटर जिला मुख्यालय से ही सेंटर होने चाहिए, सरकारी स्कूल होने चाहिए, प्राइवेट नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आयोग का कहना है आरओ में 10 लाख से अधिक, तो हमको फॉलो करना पड़ेगा एसओपी की गाइडलाइन को, हम एक से अधिक शिफ्ट में ही। और कल के शासनादेश से स्पष्ट भी हो गया कि यही आड़े आ रहा है। लेकिन बात यह है ना कि इसका नोटिफिकेशन, सिर्फ इस नोटिफिकेशन की बात करें आरओ का, तो वो पहले ही आ चुका था, पेपर आउट बाद में हुआ, एसओपी बाद में बनी। तो ये एक लिटिगेशन का भी मुद्दा बनता है। पहली बात, कोर्ट केस इस पे हो सकता है, भर्ती फंस सकती है। दूसरी बात ये है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार को ये सोचना होगा, सरकार से जो छात्रों की डिमांड है वो ये है कि ह्यूमैनिटीज में आप 2 पेपर में कैसे बता पाएंगे कौन सा सरल है कौन सा कठिन है? नॉर्मलाइजेशन कैसे मानेंगे आप? वो तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट पे है। अगर किसी प्रश्न को, इतिहास के किसी तथ्य को वो जानता है तो उसके लिए वो सरल हो गया। जैसे कोई उदाहरण हम लें, कोई उदाहरण आप ले लीजिए कि युद्ध का ही उदाहरण बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो वही ले लेते हैं कि पानीपत की लड़ाई पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, किन के बीच हुई, यही ना पढ़ते हैं। कहानी की तरह होता है, पढ़ लेते हैं, कोई इसमें एनालिसिस करने वाली बात होती नहीं है। ठीक है, कुछ प्रश्न एनालिटिकल टाइप के होते हैं, उनको अगर अपवाद रूप में छोड़ दें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं फैक्ट होते हैं, जिसको जो पढ़ लेगा याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसीलिए तो जनरल स्टडीज कहा जाता है, सामान्य अध्ययन। कोई विशिष्ट उसके लिए आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, विशिष्ट दिमाग नहीं चाहिए। इसीलिए आईआईटी वाला भी आईएएस पीसीएस बनता है, और जो सामान्य स्टूडेंट जो बीए करके जाते हैं वो भी आईएएस और पीसीएस बनते हैं। यानी कि आयोग तय कर लेगा बाद में कि कौन सा प्रश्न सरल था, कौन सा प्रश्न कठिन था, ये स्टूडेंट्स नहीं तय करेंगे। एक अगर हम छोटे से उदाहरण से समझे कि जो एक चुटकुला भी चलता है कि किसी पाली में पूछा गया कि बैट की स्पेलिंग, किसी में कैट की और किसी में चोकोस्लाविया की पूछ ली गई, तो चोकोस्लाविया वाला तो फेल हो जाएगा और वही परीक्षा देने वाला बैट और कैट जो कि नॉर्मल है, वो ये कहना चाह रहे हैं। बस यही समस्या है। और भी सामान्य अगर चीज देखें, कोई घटना है उसके बारे में जानते हैं आप, आपके लिए सरल हो गई, पूछ लिया, तो नहीं जानते हैं तो वही आपके लिए कठिन हो गई। ये तय करेगा आयोग, और ये आयोग तय करेगा, यही सबसे बड़ी बात है। आयोग क्या मतलब, आयोग क्या तय करेगा? आयोग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो तय करेगा, आयोग की जो प्रक्रिया है। ठीक है, तो वो इसमें जब बाध्य हो जाएंगे वो ना, तो निश्चित रूप से बाद में परीक्षा के बाद भर्तियां फंसने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इसके बारे में एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हाल ही में, उसमें ये कहा कि खेल शुरू होने के बाद उसमें कोई नियम नहीं बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें भी कुछ न कुछ रास्ता निकाल रहे हैं कि आयोग या सरकार रास्ता निकाल लेंगे इसमें।
उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सामान्यता पर या समानता पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सीधे सीधे समानता, ये जो n है ना, ये डिस्टर्ब हो जा रही है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं, 2 शिफ्ट में अलग अलग संख्या में कैंडिडेट्स होंगे, तो यहाँ पे समानता का सिद्धांत कहाँ पर अप्लाई हो रहा है? तो मनमाना पूर्ण हो गया ना, व्यवहारिक नहीं दिख रहा है, व्यवहारिक नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये चैलेंजेबल भी है, लोग चैलेंज भी करेंगे इसको दोनों आधारों पर। एक तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया, हमारा स्कोर ज़्यादा था, परसेंटाइल कैसे कम हो गया, मेरिट में मैं कैसे नीचे आ गया, तमाम इसमें मुद्दे होंगे, तमाम प्रश्न उठेंगे। ये तो केवल एक मुद्दा मैंने बताया आपको, कई ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर इस प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर छात्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए छात्रों का विश्वास इस प्रक्रिया पे नहीं है। चलिए ठीक है सबसे नीरज, पहली आपका बात बहुत तो बहुत यही शुक्रिया कि इस तमाम humility में जानकारी आप- के लिए। लाडकी बहीण माझी